करते हुए इस बुद्ध विहार के प्रांगण में पूज्य भिक्षु संघ को सादर वंदनामी। और अभी अभी जो हमारा मार्गदर्शन करके अभियान को लाभान्वित किया परमादरणीय रमेश गौतम जी, गुरु जी लेखराज जी, इस बुद्ध विहार के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय नानकचंद जी, हमारे बहुत जुझारू भाई और संचालन कर रहे हरिंदर प्रेमी जी, और रेलवे की सेवा को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभा के और अब हमारे बीच में सेवा दे रहे आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी, किशन भारती जी, और दरोगा जी हमारे बीच में भाई मनोज जी, और तमाम योगेश भाई जी, हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी, और जिनकी बिटिया ने अभी अभी कामयाबी हासिल की है, हमारे भाई समय सिंह जी, आदरणीय समय सिंह जी, और तमाम साथी जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी को भी दिल की गहराइयों से मैं आज फागुन की पूर्णिमा के दिन उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए सभी सम्मानित धर्मबंधुओं का जो है मैं इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सभी को जय भीम प्रेषित करता हूँ। और पीछे भी एक बहुत जिम्मेदार साथी 4 मूर्ति से आके यहाँ 1 मूर्ति का होते हुए यहाँ तक दोबारा आए हैं, इनका भी जो है धन्यवाद। बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, गुरु जी ने पूरा जो है अपना सब शिक्षा के बारे में मजबूती से बता दिया है। तो इस अवसर पे अब यही बात कहने को है कि भाई जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है उसको पढ़े जाने की ज़रूरत है, और जो लोग उसको पढ़ लें कम से कम वो ये जिम्मेदारी लें कि वो कुछ एक लोगों को इसको आगे चल के बताएं। बस इतना सही ये काम है कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जितना हम लोग, भाई बाबा साहब ने बहुत कुछ किया, इतना बोलने से काम चलने वाला नहीं है। बाबा साहब ने बहुत शिक्षा दी, तो इसका मतलब है कि फिर आप कुछ बताना ही नहीं चाहते। किसी के विषय में यदि खोल करके कुछ नहीं बता रहे हो और कह रहे कि नहीं बहुत अच्छे, इसका मतलब है कि आप बात को यही खत्म करना चाहते हो। तो भाई एजुकेशन के मामले में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो एजुकेशन है, मैं सही आपको बताऊं तो आज गुरु जी ने जैसा भी बोला, जो भी बोला, लेकिन जब मैंने पहली बार गुरु जी का कहना सुना और उसमें उन्होंने जो बात रखी, मुझे 29 वर्ष की आयु में पहली बार सन 2009 में पहली बार ये तथ्य सामने आया कि बाबा साहब लेखक भी हैं। यानी मेरे जैसा आदमी 29 साल का हो गया और उसे यही पता नहीं थी कि बाबा साहब राइटर भी हैं, लेखक भी हैं। हाँ, इतना पता था कि उन्होंने संविधान लिखा, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ लिखा है ये पता ही नहीं था। और ये हालत न केवल मेरी थी, और आज भी न जाने कितने हमारे भाई बंधु ऐसे हैं वास्तव में ही नौकरी करके घर पर रिटायर हो गए आ गए, अगर उन्हें उनका पोता पोती पूछ ले कि दादा ये बताओ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी एजुकेशन ली, उन्होंने कितनी किताबें लिखी, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए, जरा उनके बारे में हमें कुछ बताओ, तो माफ करना सरकारी माल मलाई खा के घर में बैठे रिटायर बूढ़ा बूढ़ी बच्चे का मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मतलब कुछ एक को छोड़ दें जो इस आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, कहीं ना कहीं जो संस्थाओं से नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, जो कहीं किसी सभा में नहीं बैठे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है कि वो अपने पोते पोती का मार्गदर्शन कर पाएँ। समाज का तो मार्गदर्शन छोड़ दो, इसलिए उनके लिए सबसे आसान काम है कि पत्ते वालों की मंडली में चल के बैठ जाओ और जीवन की पेंशन का आनंद लो, और जिस दिन मौत आ जाए वह दिन जो है राम नाम सत्य है, मतलब और कुछ सत्य नहीं है, अभी कोई चीज सत्य है। तो ये एक दुखद बात है, हमको इस परिदृश्य को बदलने के लिए आगे आना पड़ेगा। और इसी में भलाई है भाई, कोई आदमी क्या कर सकता है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं
कोई किसी अच्छे काम के लिए 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये निकाल के दे दें साल में 1 बार 2 बार, तो बड़ी बात है। कोई किसी का जीवन चलाने के लिए अपनी पूंजी दान नहीं कर सकता, कोई किसी को अपना धन देता नहीं है। अगर हम लोग किसी को आगे वास्तव में बढ़ाना चाहते हैं, समाज को उन्नत देखना चाहते हैं, तो हम किसी को धन दें न दें, पर थोड़ा सा ज्ञान अगर अर्जित कर लिया है तो उसको दे करके उसका जीवन का जिंदगी के लिए उन्नत बनाने का हम लोग काम कर सकते हैं। शिक्षा में वो ताकत है। तो ये जो एजुकेशन का जो चैप्टर है, उस पर मैं 2, 4, 5 बातें भी और कहना चाहूँगा। आप लोग ऐसे थक चुके हुए हैं बैठ के। मैंने गुरुजी लेखराज जी से एक बात तो बोली है अभी कि भाई यहाँ इस प्रांगण के लिए आप हमारे नेताजी भी हो, यहाँ जो 1 इंच वाला गद्दा आता है, ज़्यादा भी गद्दे ना हो तो जितने में हम लोग बैठे हैं इतने एरिया के लिए गद्दे जरूर आ जाएं। और ये शिक्षा का केंद्र, इससे अच्छी शिक्षा, यहाँ से बढ़िया शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा का कोई केंद्र हमारे पास नहीं है। मैं कल हमने अपने 8-10 बच्चे परिवार के बिठाए, उनसे हमने पूछा भाई आप लोग बुद्धिस्ट परिवार हो गए, हम तो बुद्धिस्ट घर में जन्मे नहीं। हाँ, आप भी बुद्धिस्ट घर में नहीं जन्मे, लेकिन अब कई वर्ष हो गए हैं आपको बुद्धिस्ट परिवार में रहते हुए, तो अब आप बताओ कि आपने क्या सीखा, आपको क्या कुछ आता है। वंदना आती है, त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, क्या इनका ज्ञान है? तो 1-2 कुछ एक बच्चों को तो कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के हाथ खाली हैं। वो होली में इंटरेस्टेड नहीं है, दिवाली में भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो उधर से तो कट गए। ये तो इस आंदोलन का कमाल है। लेकिन रचनात्मक जो बातें हैं, जो किसी भी बुद्धिस्ट व्यक्ति के परिवार को, उसके बच्चों में जो चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए वो आगे नहीं बढ़ पा रही, ये हम अभी पिछड़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये होती हैं परंपरागत मूल्य, परंपरागत धरोहर। जब कोई बाप मरता है तो अपने पीछे संपत्ति छोड़ के जाता है, लेकिन एक गरीब परिवार का मुखिया भी मरने के बाद अगर वो धन दौलत नहीं भी छोड़ के जा रहा है तो वो अपने सामाजिक सांस्कृतिक पूंजी, उन मूल्यों को जरूर छोड़ करके जाता है। हम यहाँ मर रहे हैं तो या तो कर्ज छोड़ के जा रहे हैं या कुछ कोई प्लॉट, दुकान, मकान छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पूंजी, कोई संस्कार बीच में छोड़ करके नहीं जाए। ये सिलसिला टूट गया। पहले जो ज्ञान आगे बढ़ता था वो परंपरागत तरीके से ही आगे बढ़ता था, लेकिन आज कई सदियां गुजर गई, ज्ञान से ही कनेक्शन कट गया। अरे भाई, अब ज्ञान से तो कनेक्शन जोड़ दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। लाइट तो हमारे घरों तक आ गई, ज्ञान भी हमारे घरों तक आ रहा है, लेकिन हमको इस ज्ञान को परंपरागत बनाना ही होगा, क्योंकि परंपरागत तरीके से बढ़ने वाली चीजों के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। जो चीजें हैबिट में आ जाती हैं वो आसान हो जाती हैं। तो भाई, बच्चों के लिए ये जो बुद्ध विहार है, यहाँ के जो हमारे संचालक हैं, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि यहाँ कम से कम रविवार या धम्म देशनाओं की शुरुआत की जाए। ये एक बड़ा काम, एक बड़ा शिक्षा का कदम हो सकता है। और इनकी जो दीवारें हैं बुद्ध विहार की, उन पे आप जो है अष्टांगिक मार्ग को भी कहीं ना कहीं फ्लैक्स के माध्यम से शो कर सकते हैं, त्रिशरण, पंचशील को भी शो कर सकते हैं, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण अष्टमंगल गाथा है उसको भी शो कर सकते हैं। सभ्य सत्ता, जिसको हम सतुक गाथा कहते हैं, वो भी हो सकती है। तो जो हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक जो हमारे मूल्य हैं, वो यहाँ आने के बाद में जब बच्चे यहाँ आए तो कुछ एक चीज़ों को देखकर सीखें, कुछ एक चीज़ों को वो सुनकर के सीखें। दूसरी बात ये कि शिक्षा जितनी, अब स्पीच 1 घंटे की दे रहे, 2 घंटे की दे रहे, लोग बोर हो जाते हैं, और सुनने के बाद में 5%, 10%, कोई 20% से ज़्यादा सीख करके नहीं जाता। लेकिन वहीं यदि किसी ने कोई कहानी सुन ली
यदि किसी ने कोई टीवी या कोई दूरदर्शन पर चलचित्र देख लिया तो ज़्यादा देर तक याद रहती है, लेकिन वही कोई एक्सरसाइज यदि कंडक्ट हो गई तो उसके सीखने का प्रोसेस और बढ़ जाता है। तो जो मेडिटेशन है, ध्यान है, अभी हम बच्चों में मूल्यों को उनमें पेवस्त करने के लिए, छोटे बच्चों के लिए 1 घंटे आधे घंटे की हफ्ता में कम से कम एक कोई मेडिटेशन की क्लास भी यहाँ कर सकते हैं, ध्यान की क्लास भी कर सकते हैं। उससे बच्चों में चारित्रिक विकास तो हो गई होगा, निश्चित तौर पर ध्यान की ताकत के दम पे हमारे ऐसे बच्चे जो कि पिछड़ रहे हैं, जो याद नहीं कर पाते हैं, जो पढ़ाई लिखाई में थोड़े से उतने तेज नहीं हो पाते हैं, तो हम ये देखेंगे कि इस पुनीत पावन बुद्ध विहार की वजह से, आप जैसे ज्ञानी ध्यानी लोगों की वजह से हमारे बहुत से परिवारों के बच्चे अगर यहाँ आकर वो ध्यान और साधना का कोई अभ्यास करते हैं तो उसका भी निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन से परिचित होंगे, धर्म से परिचित होंगे, अपनी परंपरागत मूल्यों को सिंचित करेंगे, तो ऐसा करके हम यहाँ भी इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भाई गुरुजी रमेश जी ने इस क्षेत्र में जो क्रांति पैदा की है उसका कोई तोड़ और कोई मिसाल नहीं है। ये हमेशा तीसरी क्लास चौथी क्लास बोलते रहते हैं, ऐसा कह के ये बताते हैं कि पढ़ने लिखने वाले नहीं, मैं अनपढ़ भी अगर तीसरी क्लास पढ़ा हुआ भी आपको आईना दिखा सकता हूँ, तो यार कम से कम आप लोग पढ़ लिख कर कुछ तो करो। पढ़े हैं अरे कहाँ पढ़े हो भाई? पढ़े हैं मतलब पढ़े हैं, सवाल है पढ़े हो, कहाँ जी पढ़े हैं, कहाँ पढ़े, खाट में पढ़े। तो गुरु जी हमारे ऐसे कहते हैं कि पढ़े, हमारे लोग पढ़ लिख करके भी पढ़े। तो पढ़ने लिखने के बाद में यदि चेतना नहीं आगे निकल रही है, चेतना नहीं निकल रही है, चिंगारी नहीं निकल रही है, तो भाई कोई ना कोई कमी तो है। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं अभी जो प्रेमी जी को यहाँ एक छोटा सा मूवमेंट तो दिया गया, इनके बारे में मैं बता दूँ कि भाई आपके इस क्षेत्र से यहाँ जो लाइन पार है और खासकर राहुल विहार और ये दोनों तीनों जो क्षेत्र हैं, इन एरिया से ग्रेटर नोएडा और नोएडा में होने वाले बौद्ध महोत्सव में प्रति वर्ष आप लोग भारी संख्या में कई बसों के माध्यम से आप उस प्रोग्राम को, उसकी शोभा बढ़ाने का आप लोग हमेशा से नींव की ईंट बन करके काम करते हो। हमारे प्रेमी जी और पीछे बैठे मनोज भाई, ये लोग तो लीडरशिप के तौर पर, यानी कि आप घर घर जाकर के इन्हीं भी सहयोग लेंगे, चाहे कोई 500 दे 100 दे, हर घर जाएंगे, हमारा प्रचार भी हो जाएगा और सहयोग भी मिलेगा और लोग आएंगे भी और लोग आते भी हैं निश्चित तौर पर। मैं कल गुरुजी से इस बारे में बात कर रहा था, देखो सम्मानित साथियों, मैं क्या हूँ, आप लोग क्या हैं, आज रोड पे चलने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में आसानी से परिचय नहीं मिलता। किसी भी समाज का, किसी भी धर्म और संस्कृति का परिचय उनके कार्यक्रमों से मिलता है, उनके कार्यक्रमों से मिलता है। मैंने अपने 29-30 साल के जीवन तक भी मैंने कोई बौद्ध कार्यक्रम नहीं देखा, ना सुना, और न ही ये पता था कि हमारा कहीं से भी बुद्ध धर्म से, बुद्धिज्म से कोई कनेक्शन है। ये आंदोलन के टच में नहीं आए हुए होते तो वास्तव में न बाबा साहब का पता चलता, न भगवान बुद्ध के बारे में, और न अपनी उस सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक विरासत के बारे में पता चलता, ऐतिहासिक विरासत के बारे में पता नहीं चलता। तो भाई जब अब हमको पता चला, हम लोग आप लोग आगे बढ़ के चल रहे हैं, तो पिछले 10 वर्षों 11 वर्ष गौतम बुद्ध नगर में हो गए लगातार, और गुरु जी ने ये शुरुआत आज से 40 वर्ष पहले गाजियाबाद में की। समय बहुत निकल गया, एनर्जी बहुत लगानी पड़ी है, लेकिन खुशी की बात यह है कि गुरुजी रमेश जी के द्वारा और इन्होंने जितने भी युवा तैयार किए उनके माध्यम से जो प्रोग्राम हुए, उनमें से गाजियाबाद में होने वाले सन 1990 के प्रोग्राम की खासियत ये है कि उस मंच पर महानायक और हमारे रहबर और हमको राजनीतिक रूप से सशक्त करने वाले, राजनीति का प्रखर सिखाने वाले परम आदरणीय माननीय साहब कांसी राम जी उस मंच पे आए थे, जिसको रमेश गौतम जी ने जो मंच लगाया, नवीन कुमार जी ने। तो ऐसे मंच पे जिस पर माननीय काशीराम साहब आ चुके हों या गाजियाबाद से कई बार सांसद रहे,
प्रोफेसर बीपी मौर्य उस मंच पर आए हों, या उस समय के राज्यसभा के सांसद बुलंदशहर के रहने वाले संघप्रिय गौतम उस मंच की शोभा बढ़ा चुके हैं। और वर्तमान में अमूल्य विभूति दुनिया के जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर विवेक कुमार 2 बार इस मंच को सुशोभित कर चुके हैं। और संघर्ष में इस समय बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग ले रही डॉक्टर इंदु चौधरी भी इस मंच पर 2 बार अपने मुखारबंद से आप लोगों को संबोधित कर चुकी है। और इस मंच का गौरव ये भी है कि 5 बार लगातार बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध, जिनका वहाँ उपस्थित होना ही लोगों में ऊर्जा और जोश का संचार कर देता था, वो हमेशा इस मंच पर देखे गए। तो इतनी बड़ी जो ये बात हुई है, इसको हमको कंटिन्यू रखना है, इसको आगे बढ़ाना है। यदि ये काम आप यहाँ थामे रखोगे कुछ एक और वर्ष, तो ये परंपरा का हिस्सा बन जाएगा। और परंपरा को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्डिंग को तोड़ा जा सकता है एक आदेश से, लेकिन यदि कोई संस्कार, कोई आदत, कोई व्यवहार आपने ग्रहण कर लिया, तो वो आपकी मौत के बाद ही खत्म होगा। उससे पहले किसी शासक में ताकत नहीं कि वो उसमें कोई बदलाव ला दे। तो भाई ये समय के साथ है कि आप लोग टिके रहें, डटे रहें। बहुत आलोचनाएं हुई हैं, आगे भी होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर हमको इसमें वृद्धि करनी है। मैं एक प्रोग्राम की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, ये केवल एक कार्यक्रम की बात नहीं है, बल्कि बात इस बात की है कि वो लोग जिन्होंने कभी पहली बार बुद्धिज्म का रास्ता देखा और वो जुड़ गए, कुछ और जुड़े, कुछ और जुड़े। अभी भी हम अपनी कुल पॉपुलेशन का 5% लोगों को ही हिला पाए हैं। ये सच है ना भाई? अपनी पॉपुलेशन के मुश्किल से 5% लोगों को ही हम लोग हिला पाए हैं। अभी 95% पॉपुलेशन पर तो काम करना ही बाकी है। तो जितने लोग हिले हैं, कुछ लोग जगे हैं, इनको जोड़े रखना हमारे लिए चुनौती है। ये कब जुड़े रहेंगे? हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे। शिक्षा कब आगे बढ़ेगी? जब हम लोग कोई ना कोई कार्यक्रम प्लान या डिजाइन करेंगे। तो भाई ये बुद्ध विहार जब ये आदरणीय हमारे मानचंद शील जी, भाई इनकी कितनी तारीफ करी है इनकी। भाई इन्होंने जिस शिद्दत के साथ में, मतलब अपना पैसा भी लग जाए, लेंटर पड़ रहा है, पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया, मेरे पैसे पड़े मेरे अकाउंट में 2 लाख 3 लाख इनमें से भी लग जाएंगे, उससे ज़्यादा भी लग जाएंगे भैया। कलेक्शन में से जो सहयोग मिलेगा वापस आ जाएगा। मुझे नहीं पता आए के इनको मिले भी वापस नहीं मिले, लेकिन जो इनके त्याग और सहयोग के बारे में जो हमने महसूस किया, सुना, तो भाई ऐसे त्यागी लोगों के दम पे ही, परिश्रमी लोगों के दम पे ही हम कोई छोटी मोटी विरासत खड़ी कर पा रहे हैं। तो आज न केवल इसका निर्माण, देखो भाई चौपाल हर मोहल्ले में है, लेकिन वो किसके कब्जे में कोई बताएगा? पत्ता खेलने वाले लोगों के कब्जे में है। गांव-गांव में चौपाले हैं, गांव-गांव में तुम्हारे बाबा साहब अम्बेडकर भवन है, मूर्तियां लगी हुई हैं, ठीक मूर्ति के सामने बैठ करके जुआ खेल रहे हैं। शर्मिंदगी का सामना हमको करना पड़ रहा है। दिल्ली में अनेकों बुद्ध विहार हैं, ज़्यादातर पर ताले लटके हैं या उनमें झाड़ू मारने वाले लोग नहीं हैं। तो कोई अगर हम कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो वो केवल स्ट्रक्चर बन के ना रहे, बल्कि वो एक लाइव, वो एक लिविंग, वो एक जीवन दस्तावेज होना चाहिए, जहाँ से क्रांति की मसाल निकले, जिसका लाभ वहाँ के निवासियों को, लोगों को और बच्चों को मिलना चाहिए। तो बिल्डिंग ही नहीं, केवल बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक माइलस्टोन बनना चाहिए। यदि हमने अपनी डायरेक्शन मोड़ी या दिशा बदली है, तो उस दिशा में हमको अगर स्पीड मिलेगी तो इन मोन्यूमेंट से मिलेगी, इन एस्टैब्लिशमेंट से मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? तब मिलेगी जब हमारे ज्ञानवान सूझबूझ जिम्मेदार लोग यहाँ आएंगे और यहाँ अपना सेवा और श्रम देंगे। मैं एक छोटी सी बात आपको प्रेषित कर रहा हूँ, ध्यान देना जरा। सेक्टर 11 का बुद्ध विहार है। अक्सर हम लोग वहाँ रविवार की बुद्ध वंदनाओं में जाया करते थे। कई बार वसुंधरा के बुद्ध विहार में भी हम लोग अपने बच्चों को लेकर के गए। तो सेक्टर 11 के बुद्ध विहार में मैं एक दिन समय से आधा घंटा पहले पहुँच गया अपने बच्चों के साथ में। तो मैं देखता क्या हूँ कि एक व्यक्ति पोछा लगा रहे हैं वहाँ, उनके चश्मा लग रहा है और वो पोछा लगा रहे हैं। पोछा लगा रहे, पोछा लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है?
बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति पोछा लगा रहे थे उनका नाम था R भास्कर, जो एक बहुत बड़े बैंक में बहुत बड़े अधिकारी थे, यानी कि इतने बड़े अधिकारी ने कि वो 500 करोड़ से कम के चेक पे साइन नहीं करते। मतलब इतनी बड़ी मतलब जो कॉर्पोरेट बैंकिंग का वो बहुत बड़े मतलब जो पार्ट है सिस्टम का, इतने बड़े हिस्सा है। एक इतना बड़ा आदमी बुद्ध विहार में सेवा क्या दे रहे हैं, पोछा लगाने की, झाड़ू लगाने की, जूती चप्पलों को जो है सही से लगाने की। मैंने कभी भी उस व्यक्ति को मंच पर भाषण देते नहीं देखा, लेकिन मैंने हमेशा उनको सेवा करते देखा। हम क्या सिखों से हम क्या सीखे? सिखों के बड़े से बड़े नेता क्या धोने जाते हैं? लंगर की प्लेटों को धोने का मतलब है सेवा करने। वहां बैठते हैं और वहां वो सेवा करते हैं। अरे हमारा गुरूर, हमारा अहंकार जो हमको कभी वास्तव में ही आगे नहीं बढ़ने देता है, इसको तोड़ने के लिए हम कर क्या रहे हैं? झूठी पत्थरों को उठाते समय हमारा अहंकार टूटता है, कम होता है, हमारा गुरूर कम होता है झाड़ू लगाते वक्त, पोछा लगाते वक्त। और दूसरी चीज ये कि कम से कम हम यहाँ आ तो रहे, जुड़ा तो महसूस कर रहे, कोई हमें देख के आएगा। हम यहाँ 2 लोग आगे बैठेंगे तो 2 के साथ 2 और भी आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे, फिर हमारे बच्चों का भी दिलचस्पी और इंटरेस्ट बनेगा। तो सम्मानित साथियों, इस सेवा की भावना को आप कहीं ना कहीं अपने दिल में उतार लें। और सभी साथी, 1-2 नहीं, जितने लोग आप बढ़ के झाड़ू छीन कर खुद लगाएंगे, छीन का पोछा खुद लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर समझ लेना आपने इस बिल्डिंग को बनाने में पैसा दिया हो या ना दिया हो, लेकिन यदि आपने पोछा लगाने का काम किया, झाड़ू लगाने का काम किया, दीपक जलाने का काम किया, या घंटे भर बैठने का काम किया, तो आप मानवचंद सीर या उनके जैसे लोग जिन्होंने ज्यादा दान दिया उनसे भी ज्यादा पुण्य अर्जित कर लोगे, पुण्य अर्जित कर लोगे। धन का दान और श्रम दान ये दोनों साथ साथ चलते हैं। धन देना तो एक अलग बात हो गई, वो भी आसान काम नहीं है, हर कोई धन नहीं दे पाता, लेकिन श्रम वो उससे भी बड़ा। और जिन लोगों के पास में ज्ञान है, एजुकेशन है, जैसे हमारे मनोज भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप पड़ोस में भी हैं, कि कम से कम हफ्ते में नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक अपनी जिम्मेदारी बांध लें कि 15 दिन में 1 घंटा मेरा इस बुद्ध विहार में इतने से इतने बजे तक का टाइम रहेगा और ये वाली एजुकेशन में बच्चों को दूंगा। जब हम कम से कम 1 घंटा अपना रिजर्व कर लेंगे 15 दिन में, 1 महीने में, हफ्ते में, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ लगने वाली लिस्ट में ये प्रोग्राम ऐड ऑन हो जाएगा कि ये प्रोग्राम है हमारा, और ये दिन में, ये इस डेट में हमारा इतने ड्यूरेशन में ये चलता है। कोई 1 दिन नहीं आएगा, कोई 1 हफ्ते नहीं आएगा, कोई 6 महीने में, 4 महीने में, एक साथ कोई नहीं जुड़ता। कभी 2 जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे, 6 जुड़ेंगे। अरे देखते ही देखते यहाँ इस बुद्ध विहार से जुड़ने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी शोहरत बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। और सच बताएं तो वास्तव में ही हमारा इस आंदोलन से जुड़ने का मतलब भी सार्थक हो सकेगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश देने से, दूसरों को उपदेश देने से खाली हमारा काम ज़्यादा दिन तक आगे चलने वाला नहीं है। हमको करने की आदत डालनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ये सेवा से ही शुरू होगी। मैं इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और एक चीज़ ये कि भाई धीम ज्ञान चर्चाएं जो कि गांव-गांव जाकर के करने का जो सिलसिला था, वो सिलसिला बीच में कोरोना के कारण भी टूटा। उसके बाद से परिस्थितियां नॉर्मल नहीं हो पाई। अब इस सिलसिले को फिर से शुरू किया जा रहा है। गुरुजी रमेश जी की तो लगातार ज्ञान चर्चाएं चल रही है, मैं भी उनमें अब आगे से समय दे रहा हूँ, हमारे कई साथी आगे समय दे रहे हैं। जो साथी पुस्तकों का दान देना चाहते हैं वो गुरुजी रमेश जी से संपर्क कर लेंगे। उनके अपने फोटो के साथ में एक पेज उनके माता पिता या उनके खुद के लिए समर्पित रहेगा। कोई भी पुस्तक जिसे वो पसंद करते हों, बाबा साहब की जीवनी, माता रमाबाई की जीवनी, सम्राट अशोक जी की जीवनी, या ज्योतिबा फुले जी की जीवनी, या माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी, या और भी अन्य कई पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों की कीमत एक है। 500 पुस्तकों की कीमत 8, 7, 9 हज़ार रुपये के या 10,000 से कम उनकी कीमत है। तो 10,000, 8,000, 10,000 रुपये के बीच में 500 पुस्तकें छपवा करके आप भीम ज्ञान चर्चाओं के लिए दान दे सकते हैं। और यहाँ के लिए भी
जो व्यवस्था बनानी है उसमें गुरुजी लेखराज जी से मेरा निवेदन है। और भाई जो भी कोई 2 गद्दे 4 गद्दे देना चाहें तो गुरुजी से संपर्क करके भाई यहाँ गद्दे कम से कम ऐसे करवा दो कि जो भी ये लोग आगे कार्यक्रम प्रोग्राम चलाएंगे, बच्चे यहाँ बैठेंगे आकर के, महिलाएं भी बैठेंगी, गीत मंडली या महिलाओं के भी प्रोग्राम यहाँ कंटिन्यू किए जा सकते हैं। तो आगे इसको रौनक देने में हम हमारे इन जो हमारे आयोजक साथी हैं, ये जो हमारे मैनेज कर रहे हैं इसको, इनके हाथ मजबूत हो सकें। और भाई आपकी मैनेजिंग कमेटी को सहयोग के लिए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद एक ही यूनिट है, इन्हें 2 ना समझा जाए। अजी सुन तो लो, मैं तो ये कह रहा हूँ अलग से सहयोग नहीं, गाजियाबाद हमेशा सहयोग देता है। आप ये समझ लो, गाजियाबाद का दिल बहुत बड़ा है, आप सहयोग देते हो, लेकिन भाई सहयोग लेने के लिए भी जो है आपको आगे आना पड़ेगा। और गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा है, तमाम लोग हैं, छोटा छोटा सहयोग भी मिलेगा तो भी कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो उसके लिए भी भाई हम जितना समय निकाल पाएंगे तो आपके साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे। थैंक यू। जय भीम। नमो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा सर्वे सत्ता सुखिनो सर्वे भवन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा